Okay, बच्चा पार्टी we'll start with the magnetic effect of electric current. So we have seen what is heating effect. ठीक है, अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। किसी भी कंडक्टर से जब चार्जेस मूव करते हैं तो उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर से जब चार्जेस मूव करते हैं तो मेरा जैसे समझ लो ये एक कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, किसके क्या इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? सो आंसर इज यस। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपके किसी इंसुलेटर के वजह से कम नहीं होने वाला। जैसे समझो ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है और ये है आपके एक रबड़ या जो भी आप इसका प्लास्टिक के अंदर है ये, इसके वजह से इसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड इस रबड़ या इंसुलेटर की वजह से कम नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे रबड़ या इंसुलेटर की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बाहर नहीं आएगा, आप एक लाइव वायर को नहीं छू सकते हैं, लेकिन आप एक इंसुलेटेड वायर को छू सकते हैं। अगर ये मैं लाइव वायर छूता तो हो गया होता कल्याण। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं इंसुलेटेड वायर को छू सकता हूं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंसुलेशन से बाहर नहीं आती। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिज्म जो है वो इंसुलेशन से भी बाहर आएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि समझ लो यहां पे मैग्नेट तो मेरे पास है नहीं, लेट्स से ये एक पेपर है। ठीक है, इसके नीचे मैंने एक मैग्नेट रखा है, मैग्नेट, और यहां पे मैंने एक आयरन लगाया, तो क्या ये चिपक जाएगा इस आयरन के साथ? तो बीच में क्या है? इंसुलेशन है। बीच में आपका पेपर है जो मैग्नेटिज्म नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिज्म से ये चिपक जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि आपके इंसुलेशन की वजह से मैग्नेटिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सो वी विल सी द सेकंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज बेसिकली मैग्नेटिज्म। ठीक है, ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सारे जो लोहे की चीजें होती हैं, पहले तो बात क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स? मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, सो दीज आर द थ्री मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके क्या क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स ये हो गया आपका आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, सो दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। यही सिर्फ पुल होंगे, बाकी दूसरी चीजें नहीं पुल होंगी। ठीक है, ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मैग्लेव ट्रेन है, देखो मैग्लेव ट्रेन क्या होता है? ये आपकी पटरी है और इसके ऊपर उसका स्पीड इतना ज्यादा हो जाता है। देखो मैग्लेव ट्रेन कैसा होता है? पटरी में ऐसे नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं। ठीक है, ओके, अभी इसके ऊपर से भाई साहब ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो ऑब्वियसली ट्रेन में नॉर्थ के अगेंस्ट में नॉर्थ क्रिएट होगा, साउथ के अगेंस्ट में साउथ, ऐसा क्रिएट होगा। इससे क्या होगा? रिपल्शन होगा। इससे क्या होगा? वो हवा में आ जाएगा। समझ में आ रही है भाई? मैग्नेट्स में अगर लाइक पोल्स को आप सामने लाते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो ये साउथ पोल ये पटरी के ऊपर आ जाएगा और तब ये स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज मैग्लेव ट्रेन। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, यहां पे दोनों इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रहे हैं, रेल की पटरी भी और ये भाई साहब जो इसके नीचे वो भी, दोनों में भी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, मैग्लेव ट्रेन में जैसे नॉर्मल पटरियों पे आप उतर सकते हैं, कभी उतरना मत, ठीक है, लेकिन नॉर्मल पटरियों को आपने देखा रहेगा लोग क्रॉस कर रहे हैं, है ना, ऐसे मैग्लेव ट्रेन की पटरियों पे उतरना मना है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ऐसे बुलेट ट्रेन जो होते हैं वहां पे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं ताकि कोई भाई साहब वहां ना जाए। अगर गया तो भाई साहब फट से खिंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी पटरियों में इलेक्ट्रिक जैसे ऊपर से वायर नहीं है, वहां पे भाई साहब पटरियों में वायरिंग है। ठीक है, तो मैंने सुना था कि कोई सूसू करने गया और वो राम नाम सत्य हो गया, हो सकता है ऐसा। ठीक है, जनरली मतलब आप देखोगे आपका इलेक्ट्रिसिटी है भाई साहब इसमें पूरा, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई ऐसा 1-2 वोल्ट का नहीं है भाई साहब, ये आपके एक ट्रेन को ऑपरेट करने का इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सो इट्स ह्यूज थिंग दैट हैपेंस। ओके, तो मैग्लेव ट्रेन भाई साहब होता क्या? देखो रिपल्शन होगा, इस रिपल्शन से क्या होगा? ये उड़ गया भाई साहब, पटरी से ऊपर उड़ गया। अभी ये ऑलमोस्ट एक एयरप्लेन की तरह मूव करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इस रिपल्शन की वजह से ये ट्रेन के ऊपर उड़ गया है, ये पटरी के ऊपर उड़ गया और ये अभी भाई साहब मूव करेगा। क्योंकि देखो हमारा जो मूवमेंट है वो जनरली देखो एक बॉडी के ऊपर अगर मूव होती है तो उसको क्या लगता है? फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैंने बॉडी को ही ऊपर उठा दिया तो उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ऐसा ही प्रिंसिपल है यहाँ पे। ठीक है, मैग्लेव ट्रेन में। ओके, हाँ, ब्रेक जैसे लगता है वैसे ब्रेक लगेगा। क्यों? ब्रेक से क्या मतलब है? नहीं, ये सिर्फ स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में ही हमने ट्रेन को उसके ऊपर उठा दिया है। अब ये भाई साहब मूव करेगा जब से। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने उसको उठा दिया है ऊपर, ये पूरे पटरी में थोड़ी ना कर सकते हैं अपन। कोई मेट्रो में चढ़ा है क्या?
बुलेट ट्रेन देखा है किसी ने? ठीक है, तो आप देखोगे ना वो ब्लॉक्स होते हैं, वो बराबर उसी जगह पे आकर ट्रेन खड़ा होगा, थोड़ा ना आगे ना थोड़ा पीछे। जैसे आपके नॉर्मल ट्रेन होते हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं प्लेटफॉर्म में, थोड़ा सा आगे चला गया या थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन बुलेट ट्रेन जो होंगे या मैग्नेटिक ट्रेन जो होंगे बराबर उसी जगह पे खड़े होंगे, क्योंकि बराबर उसी जगह पे उसका नॉर्थ और साउथ पोल ऐसा क्रिएट होगा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ ऐसा रहेगा, जिससे क्या होगा वो ऊपर उठ गया। ये पूरी पटरी में नहीं है भाई साहब, पूरी पटरी में तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा, तो ये जो पटरी प्लेटफॉर्म में है वहां पे होगी, ये ऊपर उठ गया भाई साहब, जप से नीचे आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज मूव। ठीक है, एमआरआई मशीन्स होते हैं, देखो तो ये आपका मैग्नेटिक ट्रेन समझ में आ गया, क्योंकि आपको ट्रेन को उठाना जरूरी है तभी वो स्पीड पकड़ेगा, वरना जैसा नॉर्मल ट्रेन होते हैं वैसे ही होते हैं, उसमें फ्रिक्शन तो रहेगा ही। ठीक है, ओके, एमआरआई मशीन्स होते हैं, इसको ये मैग्नेटिक रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। एमआरआई किसी ने सुना है, किसी का एमआरआई हुआ है? एमआरआई मतलब क्या होता है, आपके जनरली ब्रेन्स में जनरली जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं, तो उनका एमआरआई किया जाता है। ठीक है, एमआरआई थोड़ा सा डेंजरस लगता है, मैंने एक बार किया था, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसे ही, मतलब एज अ प्रिकॉशनरी मेजर डॉक्टर ने बोला कि आप एमआरआई करवा लो, कुछ निकला नहीं उसमें, लेकिन अगर ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के जो आपके नर्व्स होते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना हेलमेट पहन के टू व्हीलर ड्राइव किया करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो और खून निकले तभी जाकर कुछ हो। अगर आपका हेड बहुत जोर से बैंग होता है रोड पे या किसी चीज पे, तो भी आपके ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं वो बहुत पतले हैं, तो वो फिजर हो सकते हैं, और अगर वो फिजर होगा तो वहां पे क्लॉटिंग होगी। क्लॉटिंग होगी तो भाई साहब वो जगह पे खून ही नहीं जाएगा, क्योंकि इतना पतला है। क्लॉटिंग मतलब समझते हैं, जब आपका कहीं पे कट जाता है तो जो पपड़ियां बनती है वो क्लॉटिंग है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे बॉडी की ये टेंडेंसी है कि जहां पे भी फिजर होता है, जहां पे भी खून निकलता है, ठीक है, वहां पे वो खून को बंद करने के लिए अपने आप हमारी बॉडी क्लॉटिंग करती है भाई साहब। तो जो क्लॉटिंग है वो अपने आप होता है। ब्रेन के नर्व्स इतने पतले हैं कि देखो, जैसे मेरा एक ये नर्व है, यहां पे अगर क्लॉटिंग हुई तो आप समझो इस चीज को, ये समझ लो ये एक नर्व है मेरा, इसमें से खून जा रहा है, यहां पे एक फिजर हो गया तो खून बहने की संभावना होगी। आपको क्या लगता है, आप डेटॉल लगाते हैं या एंटीसेप्टिक लगाते हैं, उससे खून बंद होता है? नहीं। ठीक है, एंटीसेप्टिक या डेटॉल लगाने का मकसद ये है कि वहां पे कोई जर्म्स ना जाए, या जर्म्स जाए भी तो वो जगह सैनिटाइज हो जाए, लेकिन उससे खून नहीं रुकता है, खून आपके बॉडी से ही रुकती है, जिसको अपन बोलते हैं क्लॉटिंग। यहां पे एक नेट, ऐसा नेट सा बन जाएगा, देखो ऐसा एक के ऊपर ऐसा नेट बन जाएगा। अभी ये भाई साहब जाली बन जाएगा, तो इससे ब्लड जा नहीं पाएगा बाहर, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कहीं पे भी कटेगा तो पहले ये क्लॉटिंग होगी। हाँ, कहीं कहीं पे आपको स्टिचिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चमड़ा काफी ज्यादा फट गया है, तो वहां पे उतना क्लॉटिंग नहीं हो सकता, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस जगह को ऐसे सिल देगा, जैसे आप भाई साहब सिलते हैं वैसे वो सिल देगा। ठीक है, ताकि क्लॉटिंग बराबर हो सके। ठीक है, वो 2 दिन बाद स्टिच को रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका समझ लो एक नर्व है, यहाँ पे भाई साहब ब्लड से फिजर हो गया, यहां से भाई साहब ब्लड निकलेगा तो यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, लेकिन बाकी के ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी ब्रेन के नर्व्स इतने थिन हैं, बहुत ज्यादा थिन है भाई साहब, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे फिजर हो गया और क्लॉटिंग हो गई तो खून आगे जाएगा ही नहीं। अभी ब्रेन में आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कहीं पे हमारे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे हमारा मतलब आंखों का रिस्पॉन्स हो रहा है, ये सारा कुछ तो ब्रेन से ही कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो समझ लीजिए ब्रेन के किसी टिश्यू में अगर खून ही नहीं पहुंच रहा है तो भाई साहब वो काम करना बंद कर देगा, मतलब इंसान को पैरालिसिस हो सकता है, इंसान मर भी सकता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, अगर ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो। ठीक है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए जब भी मतलब कोई अगर किसी का सर पे चोट लगा है, ठीक है, तो उसका पहला चीज होता है, इसीलिए आप देखो ना बस क्रिकेटर्स को भी हेलमेट पहनना ही पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जोर से बॉल आ रहा है, तो थोड़ा सा भी स्ट्राइक करेगा, शायद फूल गया हो या थोड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं पे अगर क्लॉटिंग हो गई ब्रेन की तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ा। ठीक है, और ब्रेन ऑपरेशन मतलब बहुत सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसीलिए उस क्लॉट को रिमूव करना कोई खाने का काम नहीं होगा, फिर इंसान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको हम टेस्ट करने के लिए हम एमआरआई करते हैं। ठीक है, तो ये एमआरआई में बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक, ये आपको देखो ये बहुत खतरनाक है भाई साहब, इसके अंदर मैं गया हूं, मतलब ऐसा लगेगा अरे बाप रे, ठीक है, दम घुटने लगेगा आपका। ठीक है, ये ऐसे डाल देते हैं अंदर भाई साहब, और करीबन 5 मिनट तक आप अंदर रहते हैं, ऐसे छोटा सा ऐसा रूम रहता है, रूम भी क्या है वो ऐसा है, इतना है। ठीक है, मतलब दम घुटने लगेगा ऐसा। ठीक है, तो इसको ऐसे डाल देते हैं अंदर, पेशेंट को डाल देते हैं, ये एमआरआई मशीन होती है, कामोटे में भी काफी जगहों पे है, एमआरआई मशीन होती है, स्कैन होता है। ठीक है, जनरली मतलब ज्यादा जैसे जैसे लोगों का एज होता जाता है तो ये एक सफोकेशन होता है, बंद। ठीक है,
तो बहुत सारे टाइम पे आप देखेंगे जो लोग बहुत ओल्ड एज के होते हैं 50-60, अगर उनका एमआरआई किसी रीजन के लिए कराने बोले हैं डॉक्टर ने तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। उनको इंजेक्शन देना पड़ता है सोने के लिए, तब जाकर उनका एमआरआई कर पाते हैं डॉक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ज्यादा करके आप देखोगे जितने, अगर समझ लो कोई 50 प्लस का होगा या 60, उन लोगों को भाई साहब बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, एक ऐसे छोटे से कमरे में, छोटा सा कमरा क्या है, वैसा एक ब्लॉक है, एक होल इसमें अंदर डाल रहे हैं आप। ठीक है, तो उनको करने के लिए एक्चुअली डॉक्टर को सेडेटिव्स देने पड़ते हैं, मतलब उसको नींद की गोली देनी पड़ती है या इंजेक्शन देना पड़ता है, तब जाकर उसको अंदर डालकर एमआरआई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट टेबल होता है, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक, तो स्पीकर होते हैं भाई साहब। ठीक है, ये होते क्या है, बहुत जोर के स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, ये स्पीकर्स क्या करते हैं, देखो आपने सुना रहेगा कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है, 10 से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक है। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो हम सुन नहीं सकते। ठीक है, जो इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के साउंड से ये क्रिएट होता है। ठीक है, एमआरआई। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीशिया है, तो इससे आपका, ये आपके साउंड से क्रिएट होता है। ये जो साउंड है ये स्पीकर है बेसिकली, इस स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आप सुन नहीं सकते, क्योंकि वो आपके ऑडियो कैपेसिटी के बाहर है। ठीक है, देयर आर मेनी साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन नेचर व्हिच यू कैन नॉट हियर, उनका आपके ऑडियो कैपेसिटी के बाहर है। ठीक है, लेकिन इससे आपका ब्रेन का इमेजिंग आ जाएगा। इस साउंड से क्या होगा, ऐसा वाइब्रेशंस जाएंगे और ब्रेन का इमेजिंग आ जाएगा। जैसे समझो, कभी कभी जैसे समझो अगर कोई मेटल पीस है, अभी ये समझ लो आयरन है, आयरन। ठीक है, मोटा सा आयरन है जिसको अपन ब्रिज बनाने में यूज कर रहे हैं, तो क्या ये आयरन परफेक्ट होगा? शायद नहीं, शायद अंदर अगर कोई क्रैक है, हमको नहीं मालूम, हमने इसको लगा दिया, लेकिन कल जाकर यही क्रैक डेवलप होते होते ब्रिज टूट के नीचे गिर सकता है। तो इस आयरन को हम कैसे टेस्ट करते हैं कि बीच में कोई क्रैक है कि नहीं? इसमें हम भाई साहब साउंड को डालते हैं, तो साउंड, और यहां पे एक साउंड रिसेप्टर होता है। ठीक है, अगर साउंड बराबर यहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि साउंड तो भाई साहब सॉलिड से ट्रैवल करता है और इनफैक्ट आयरन से ज्यादा करता है, जितना ज्यादा सॉलिड मीडियम होगा उतना ज्यादा साउंड ट्रैवल करेगा और उतनी आसानी से करेगा। एयर में साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड है, आयरन में अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर पर सेकेंड है, इतना ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारा साउंड इस साउंड रिसेप्टर में रिसीव हो जाएगा। जहां पे ये होल रहेगा या क्रैक रहेगा, वहां पे क्या होगा भाई साहब, ये साउंड वापस चला जाएगा, यहां पे रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे इमेज आ जाएगा इसका कि यहां पे एक क्रैक है। दैट इज हाउ यू बेसिकली लोकेट। यहां तक सारे साउंड पहुंच रहे हैं, लेकिन जहां पे क्रैक है वहां पे साउंड क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में अभी क्या आ गया भाई साहब, वैक्यूम आ गया है। तो ये जो वैक्यूम है उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और उसकी इमेजिंग आ जाएगी कि भाई साहब ये वाला साउंड जो यहां से चला था यहां तक नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब बीच में कहीं क्रैक है। ठीक है, हेंस दिस पीस ऑफ मेटल और आयरन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग दैट ब्रिज, और एल्स इट हैज टू बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, रीमेड। क्या ये समझ में आ रहा है? लगभग यही चीज यहां पे भी होती है। ठीक है, एमआरआई में यही चीज यहां पे भी होती है। ठीक है, आपके साउंड के टेक्निक से हम बेसिकली इंसान के ब्रेन की मैपिंग करते हैं। ठीक है, साउंड के टेक्निक से हम इंसान की ब्रेन की मैपिंग करते हैं, क्योंकि ब्रेन में अपन एक्सरेज नहीं डाल सकते, दे आर डेंजरस। ठीक है, एक्सरेज आपके भाई साहब हड्डियों के उसमें एक्सरेज चल जाएगा, लेकिन ब्रेन में नहीं कर सकते अपन। ठीक है, इनफैक्ट बच्चे का भी अगर आप देखोगे तो अल्ट्रासाउंड बोलते हैं हम। एक बच्चा जो एक माँ के पेट में पल रहा है, उसका रेगुलर एग्जामिनेशन होता है उसके डेवलपमेंट का अक्रॉस द 9 months. So in certain periods of time the mother has to go and do an ultrasonography. Ultrasonography भी साउंड के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि एक्सरेज नहीं डाल सकते अपन, यहाँ पे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा कोई टेक्निक नहीं है, एमआरआई ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें आपका भाई साहब मैग्नेटिज्म। ओके, तो ग्रीस में भाई साहब एक जगह थी जहां पे मैग्नेट पहले डिस्कवर हुआ था, इस जगह का नाम है भाई साहब मैग्नीसिया, और इसी के लिए आपका अ स्मॉल स्टेट इन एशिया माइनर। ठीक है, अ स्मॉल स्टेट इन ग्रीस। ठीक है, और यहां पे पहली बार एक ऐसा रॉक डिस्कवर हुआ जिससे लोहे की चीजें चिपक रही थी। ठीक है, सो एंशिएंट चाइनीज फाउंड दिस स्टोन व्हेन सस्पेंडेड ऑलवेज पॉइंट्स। तो अगर आपने किसी मैग्नेट को वैसा वैसे सस्पेंड कर दिया, ये हमेशा ऐसे ऐसे समझ लो, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल की, ये इसको घुमाकर छोड़ दिया आपने ऐसे रस्सी से, दिस विल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये इसकी प्रॉपर्टी है, कैसे भी घुमाकर आप उसको छोड़ दो, वो जब रेस्ट पे आएगा इट विल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। नो मैटर हाउ यू रोटेट इट एंड लीव इट, इट विल ऑलवेज कम एट रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, एंशिएंट चाइनीज found this stone when suspended always points in north south direction. ठीक है, it was used in navigation. तो ये भाई साहब नेविगेशन के लिए यूज हुआ है। बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट है। देखिए, एक बार मैग्नेट मतलब एक छोटा सा मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल होगा और इसका साउथ पोल होगा।
अगर आपने बीच में से इसको काट दिया तो ये नॉर्थ और साउथ नहीं हो जाएगा, इसमें भी आपका नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, इसमें भी भाई साहब आपका साउथ और नॉर्थ बन जाएगा। मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चाहे तो आप लिख लीजिए भाई साहब, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये भाई साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल का एग्जिस्ट होना या सिर्फ साउथ पोल का एग्जिस्ट होना इज इम्पॉसिबल। ये बारिश कब जाएगी भाई साहब, कब खत्म होगा ये, कब भाई साहब कोई डेट उठ है? मैसेज ऐसे आया ऊपर से? नहीं, इतने दिन में खत्म हो जाएगा। नवंबर चल रहा है, जरा मैसेज भेजो सर, शायद आप भूल गए हैं, अगले महीने हो जाएगा। अच्छा जी, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपके मैग्नेटिक की जो मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। काश तुम्हारी दिवाली खराब हो जाए, वैसे एक भी पटाखा ना फोड़ पाओ, इतनी बारिश है, मजा आ जाएगा, है ना, अगले महीने। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर आप किसी मैग्नेट को बीच में से क्या 25 बार भी काटोगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल बनेगा ही। अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता किसी भी मैग्नेट में। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। 25 बार भी काटोगे तो लास्ट टुकड़ा भी जो होगा उसमें भी आपको नॉर्थ साउथ पोल मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये इकलौते पोल्स में भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वन कट एंड बिकम्स अ नॉर्थ पोल, द अदर कट एंड बिकम्स द साउथ पोल, ऐसा नहीं होगा। फिर से भाई साहब वही नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या बन गया, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अ मैग्नेट इज ऑलवेज डाइपोल। ठीक है, एक मैग्नेट हमेशा डाइपोल होगा। मोनोपोल्स इन अ मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट, इकलौता पोल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। डाइपोल मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। अ मैग्नेट इज ऑलवेज अ डाइपोल, हमेशा डाइपोल होगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो अभी समझ लो भाई साहब ये आपका एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे भाई साहब? ऐसे होंगे, नॉर्थ से साउथ, ये अंदर भी जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे यहां पे गए, फिर से गए, ऐसे जाएंगे, अंदर भी जाएंगे। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका भाई साहब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, तो इसका भाई साहब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो आपका नॉर्थ ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, मतलब कैसा है, देखो आपने किसी कंपास नीडल को यहां पर रखा, ट्रूंग ऐसे अलाइन हो जाएगा। आपने किसी कंपास नीडल को ट्रूंग ऐसे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? So the direction of magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. ठीक है, तो आपका यहाँ पे भाई साहब ये देखो ऐसा ट्रूंग आपने कंपास नीडल, तो आपको ये लाइंस कहां से मिल रहे हैं? ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये आपको दिखेंगे नहीं किसी मैग्नेट में। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सी देम। ठीक है, ये आपको कैसे दिखेंगे भाई साहब? अगर आपने किसी कंपास को रखा तो कंपास का बराबर डायरेक्शन ऐसे होगा, देखो। ठीक है, समझ लो रेड वाला क्या है आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। तो ये ऑब्वियसली ब्लू वाला नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये साउथ पोल है, और रेड वाला आपके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये नॉर्थ पोल है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये मैग्नेटिक कंपास को रखोगे अगर, तो बराबर ऐसे डायरेक्शन में ही, इस पॉइंट पे ऐसे ही होगा, इस पॉइंट पे ऐसे होगा, इस पॉइंट पे ऐसे होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बेसिकली रिप्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से भाई साहब ये आ जाएगा। तो ये आपका नॉर्थ 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 ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका भाई साहब डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो इसका नॉर्थ पोल भाई साहब मूव इनसाइड इट होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। और क्या है भाई साहब? फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से चालू होते हैं और साउथ पोल में एंड होते हैं। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सो द फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। अगर हम अंदर देखेंगे तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगे, बाहर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगे। ये प्रॉपर्टीज लिख लीजिए भाई साहब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। देखो यहां पे आपके फील्ड लाइंस थोड़े से दूर है, यहां पे सब क्लोज हो गए, तो यहां पे आपका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर,
तो मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। लिखेंगे जरा, तकलीफ लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। जल्दी 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 फटाफट करना है भाई साहब। डन डन। चलिए भाई साहब, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस इच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैग्नेट का ये फील्ड आ रहा है और एक मैग्नेट का ये फील्ड, तो ऐसे इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ लो यहां पे एक मैग्नेट रखा हुआ है और यहां पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है, तो ऑब्वियसली ऐसे जाएंगे ये, मतलब यहां पे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। दे विल नॉट क्रॉस इच अदर, ठीक है। तो यहां पे आपका जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। नो टू फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं, नेवर, ठीक है। नो टू फील्ड लाइंस इन मैग्नेटिज्म विल क्रॉस ईच अदर। ओके भाई साहब, डन डन डन। इफ दे डिड, इसका मतलब क्या होगा, देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन दे रहा है। अगर एक तरफ ऐसा डायरेक्शन है और एक तरफ भाई साहब ऐसा डायरेक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे कहां डायरेक्शन होगा, इस तरफ की इस तरफ, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। इफ दे डिड, इट वुड मीन दैट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शंस। तो अगर कंपास नीडल को मैं यहां पे रख दूं तो किस तरफ पॉइंट करेगा, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए किसी एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड ही जा सकता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वहां से नहीं जा सकता, इट कैन नॉट क्रॉस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स में, लाइंस में चाहे 50 मैग्नेट भी रख दो, उनमें क्रिस क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट क्रिस क्रॉस ईच अदर। इसीलिए देखो आपके मैग्नेटिज्म में रिपल्शन होता है। जैसे समझो यहां पे आपका ये है नॉर्थ साउथ पोल और ये है भाई साहब आपका नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है। अभी ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये आपका ऐसे जा रहा था, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे एक जगह से दो फील्ड लाइंस नहीं जा सकती, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये सिकुड़ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये भी भाई साहब ऐसे जाएगा और इसी की वजह से दोनों में क्या क्रिएट होगा, रिपल्शन, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई रिपल्शन विल बी क्रिएटेड, ठीक है। ये फील्ड लाइंस में आपका रिपल्शन क्रिएट होगा, क्लियर है, ओके।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो वी विल नाउ टॉक अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ऑस्टेड वाज द पर्सन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड इट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, डिस्कवर्ड रेडियो, टीवी, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब इसी पे चलता है. ठीक है, ओके. तो आप देखो यहाँ पे ए और बी आपका बेसिकली एक सर्किट है. ठीक है, ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ये आपका स्विच की है. ठीक है, और ये आपका नॉर्थ साउथ पोल का आपने एक कंपास नीडल रख दिया है. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सर्किट एंड दिस इज अ कंपास नीडल. सो व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट. ठीक है, व्हाट, जैसे हमने स्विच दिया, यू विल सी दैट दिस कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड. ये भाई साहब डिफ्लेक्ट होगा. तो सपोजिटली यहां पे कैसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे. ठीक है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन. तो करंट यहां से यहां जा रहा है, यू विल सी दैट द कंपास नीडल इज नो लॉन्गर पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही आपने देखो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा था, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है. जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया, क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, और इस मैग्नेटिज्म की वजह से भाई साहब ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है, ओके. सो दिस कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड. तो यहां पे आपका भाई साहब अगेन अगर आप देखोगे, अभी देखो यहां पे हमने क्या किया, ध्यान दो, यहां पे प्लस और माइनस हमने अभी इसको चेंज कर दिया, तो ये ऐसे जा रहा है. ठीक है, अगर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. ये आपका इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिस विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. ठीक है, दिस प्रूव्स दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो किसी भी करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट्स ओवर वेस्ट. इसको याद रखिए. ठीक है, SNOW, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, जब अगर आपका करंट फ्लो रहा है, देखो कहां से, साउथ टू नॉर्थ, है ना. व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ, तो इधर देख लो भाई साहब, ये आपका साउथ पोल है मैग्नेट का, और ये आपका नॉर्थ पोल है. तो साउथ टू नॉर्थ हो रहा है, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नीट्यूड डिफ्लेक्ट्स ओवर वेस्ट. तो ये किसकी तरफ जा रहा है भाई साहब, वेस्ट की तरफ जा रहा है. द नॉर्थ पोल ऑफ दिस, द नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट. ये आपका रूल है. ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज. लेकिन यहां पे मुद्दा ये है कि ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये बोला कि आपके किसी भी मैग्नेटिक कंडक्टर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी. देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी क्रिएटेड. ठीक है, ओके. तो समझ लीजिए भाई साहब, आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर है. ठीक है, इसको अभी हम थंब रूल लगाएंगे. तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर, समझ लो यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, तो ये थंब रूल. अभी देखो मेरे थंब को देखो, ये दिस थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो माय एनसर्कलिंग ऑफ माय फिंगर्स विल बी एक्चुअली पॉइंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अगर समझ लो ये मेरा थंब है. ठीक है, तो ये करंट जैसे ऐसे जा रहा है, तो मेरा जो ये फिंगर्स का है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. दिस विल बी बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं, ये सिर्फ राइट हैंड भी करना है. Right hand thumb rule means what? If you are basically placing your thumb in the direction, you are closing your fist and you are placing your thumb in the direction of electric current, then these fingers which are encircling are going to basically represent the magnetic field due to the current carrying wire. तो ये हो गया आपका भाई साहब. तो लेट्स से ये हो गया रेओस्टेट. ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब, दिस इज रेओस्टेट. रेओस्टेट मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखा सके. रेओस्टेट, it can basically show variable resistance. Rheostat can show variable resistance. ठीक है, ओके. ये हो गया भाई साहब आपका अमीटर, ये हो गया आपका बैटरी, ये हो गया आपका प्लग की. ठीक है, तो आपने देखो कुछ यहाँ पे ना आयरन के पार्टिकल्स डाल रखे हैं. ठीक है, आयरन के पार्टिकल्स, जैसे आपने स्विच को दिया, आपको दिखेगा कि आयरन के पार्टिकल्स सर्कल्स में अपने आप को अरेंज करा देंगे. तो ऐसे सर्कल्स में अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे कम आयरन के पार्टिकल्स दिखेंगे. तो ये आपके किसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है. ठीक है, ये जो आयरन के पार्टिकल्स थे, जो आयरन का चूड़ा था, ये आयरन का चूड़ा कहां से होगा, अभी देखो जैसे जो लोग वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं या फैब्रिकेशन का काम करते हैं, उन लोग जब आपने उससे कटर से काटते हैं, तो वो चूड़ा गिरता रहता है नीचे. इस चूड़े को आप अगर इसके ऊपर रख दोगे, इस दफ्ती के ऊपर रख दोगे, तो आपको दिखेगा कि जैसे ही आपने करंट को पास किया, ये अपने आप ऐसे गोल लाइंस में अरेंज कर लिया इसने. ठीक है, इट इज एक्चुअली अरेंज्ड इट in these circular lines which are actually representing the magnetic lines of force. How to find the direction of magnetic field? The direction of magnetic field is given by right hand thumb rule. तो ये right hand thumb rule से आता है. ठीक है, right hand thumb rule. Imagine that you have held the conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of the current. तो आपका thumb जो है तो direction of the current पे है. Then turn your fingers around the conductor. The direction of the fingers is the direction of the magnetic lines of force.
तो जो भी आपका डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स होगा वही आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएगा. दिस विल बी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. दिस इज बेसिकली द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. दिस इज द राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल से आप बेसिकली, ये करंट है, करंट के डायरेक्शन में आपका थंब है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो रेड लाइंस आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है. तो आपने ऐसा अगर इमेजिन किया, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे क्या हो गई, जो आपके फिंगर्स का डायरेक्शन होगा वही आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन हियर इज एंटी क्लॉकवाइज. इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है, ऐसे दिख रहा है. मतलब क्लॉक, अगर क्लॉक के कांटे आपके ऐसे मूव होते हैं तो ये आपका कैसे मूव हो रहा है, ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है. दिस इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड हियर इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर आपका करंट इस तरफ से जा रहा है, जैसे अभी आपने यहां पे चेंज कर दिया पोलैरिटी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है, तो आप इसको वैसा वैसे कर दो, तो आपका अभी इंसर्कलिंग कैसी होगी, ऐसे. अभी आप ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है. तो ये आपका अभी क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है. सो इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, the magnetic field lines will also change. The direction of magnetic field will also change. ठीक है. जब आपका करंट ऐसे जा रहा था तो आपको ऐसा दिखा भाई साहब, तो अगर आप ऊपर से देख रहे हैं उसको तो ऐसे दिख रहा है ये, तो ये आपका किस तरह का डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. जब आपका करंट ऐसे जा रहा है तो ये आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है. दिस इज व्हाट, ऊपर से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है. दिस इज बेसिकली क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है. राइट हैंड थंब रूल, इज इट क्लियर? वेरी सिंपल. यू होल्ड द कंडक्टर, you imagine that you are holding the conductor in your hands or rather in your fist in such a way that your thumb, right hand thumb rule है ये, ठीक है, left hand thumb rule नहीं है. Your thumb is pointing in the direction of the current, then the encircling of your fingers will actually represent the magnetic lines of force, ठीक है. So this is basically, अगर ये करंट जा रहा है, अगर मेरे को दिख रहा है ये ऐसे जा रहा है, देखो अभी ऐसे जाना, मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. अगर ऐसे जा रहा है तो ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? नो डाउट? नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज. ओके ओके ओके. अभी देखो, अगर आपने करंट को बढ़ा दिया तो आपको दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ गए, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हेन करंट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो इंक्रीज, ठीक है. और जब आपने बैटरीज या सेल्स को कम कर दिया, करंट डिक्रीज हो जाएगा. करंट डिक्रीज होगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो करंट के साथ इंक्रीज होती है और करंट के साथ डिक्रीज भी होती है. अगर आपका करंट डिक्रीज हो गया तो वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे इंपैक्ट कर जाएगा, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. मतलब अगर आपने करंट को 2 गुना बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी 2 गुना बढ़ जाएगा. अगर आपने करंट को 2 गुना कम किया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपका 2 गुना कम हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना ये कम होता जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा. भाई साहब वाजिब सी बात है, किसी भी मैग्नेट की जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना ही भाई साहब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म खत्म होती जाएगी, ठीक है. सो इसको लिख लीजिए भाई साहब. तो मतलब आपने डिस्टेंस को अगर बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डिस्टेंस को अगर आपने कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है. डन 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 डन. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो आपका भाई साहब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा, ठीक है. क्लियर है? ओके ओके ओके. अभी व्हाट डज अ कंपास नीडल, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर अ मैग्नेट? क्यों भाई साहब ये डिफ्लेक्ट होगा? ऑब्वियसली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पास लाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा ही, ठीक है. तो इसका भाई साहब साउथ पोल ऐसा होगा ही, दिस विल हैपन, ठीक है. आंसर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है किसका, मैग्नेट का, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट exerts force on both the poles of the compass needle. तो दोनों कंपास नीडल पे आपका भाई साहब फोर्स एक्सर्ट करेगा. The force experienced by the two poles are equal and opposite. These two form a couple which deflects the compass needle. तो ये भाई साहब एक कपल, देखो ये आपका क्या है, फोर्स एक्सर्ट करेगा. ये आपका क्या है, ये भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो आप समझो ये पेन है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कपल. इसको हम बोलते हैं कपल. कपल मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कपल नहीं. यहाँ पे कपल मतलब है आपके 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है. तो समझ लो ये फिक्स्ड है, ऐसे ये फिक्स्ड है. जैसे यहाँ पे ये फिक्स्ड है
समझ लो यहाँ पे किसी चीज से हमने इसको फिक्स रखा है, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है और उसका ही एक इक्वल ऑपोजिट फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा ना, है ना। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है। देखो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल्स। साउथ पोल को क्या करेगा, रिपल्स। तो आपका दोनों भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे घूम जाएगा, जैसे हम इस मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं ये वैसा घूम जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। कपल इज क्रिएटेड, कपल इज बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दीज आर इक्वल फोर्सेस एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द टू पोल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दीज टू फॉर्म अ कपल व्हिच डिफ्लेक्ट्स द कंपास नीडल, इसीलिए कंपास नीडल भाई साहब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। ABC is a current carrying conductor in the plane of the paper, तो प्लेन ऑफ द पेपर पे है भाई साहब, देखो जैसे ऐसा है, ये पेपर है, ठीक है, पेपर पे प्लेन है, ओके। एज शोन, व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट इन पॉइंट्स P and Q। ध्यान से देखो, ये पेपर है, मतलब ये बोर्ड है, समझ में आ रहा है। जो आपका पेपर है उस पे आपका यहाँ पे एक कंडक्टर है, अभी देखो यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं धपाक, तो आपका भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है, और इसको अगर आप घुमा कर देखोगे तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ये भाई साहब बाहर की तरफ आ रहा है। तो एट पॉइंट Q द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, एट पॉइंट P द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई। देखो ये है, ये मुट्ठी है ना भाई साहब, ऐसे रखा है, तो यहां पे ऐसे ठपाक, मतलब इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहां पे ऐसे घूम कर अगर आप पाओगे तो इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट्स P and Q। At point P, the magnetic field will be going inside the paper. At point Q, the magnetic field will be coming outside the plane of the paper. ठीक है। Given R1 is greater than R2, अभी आपने देखा भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, is inversely proportional to distance। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। यहां पे आपको दिया हुआ है R1 जो है R2 से ग्रेटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट R1 विल बी लेसर देन मैग्नेटिक फील्ड एट R2। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q क्या हो गया, इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब ये ऐसे जाएगा बच्चा ठप, और ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस R, सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। पॉइंट Q इज क्लोजर देन पॉइंट P, पॉइंट Q जो है आपका पॉइंट P से क्लोजर है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पॉइंट Q एंड वीकर एट पॉइंट P। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, ठीक है। आ जाइए, ऐसे कीजिए भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल